जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में 8th पे कमीशन की मीटिंग जो है उसमें 8th पे कमीशन की मीटिंग में NCJCM की 2 मांगों से सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों को मिलेगा डबल फायदा। वो इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी ऐसी 2 मांगे हैं जिससे जो सही मांग रखी है NCJCM ने, जिससे सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा है साथियों, अगर आप भी 1/1/2006 के बाद सिपाही, नायक या हवलदार रैंक से रिटायर हैं तो आपकी भी बढ़ सकती है पेंशन, वो जानिए इस वीडियो में। दूसरा है, सुरक्षा बलों के संगठनों ने भी सौंपे हैं अपने सुझाव, पूर्व सैनिकों के संगठन कब सौंपेंगे अपने सुझाव, तो इसमें देखेंगे पूरा सुरक्षा बलों के क्या क्या सुझाव हैं उसमें। और जम्मू में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बना के आपको भेजता रहता हूं और सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूं मैं। तो इसलिए आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा। अभी देखो, सबसे पहले ये है, ये जो सरकार ने दिया है कि भाई ना NCJCM ने सौंपा है कि 2 मांगे हैं, कौन कौन सी हैं। पहली तो मांग है 50% DA एंड DR, इससे जो है बेनिफिट्स ऑफ इंटरिम रिलीफ, ये DA सर्विस पर्सन के लिए, DR पेंशनर्स के लिए 50% मिलाने से कितना फ़ायदा हो रहा है, ये इस पर बात करते हैं। देखो ये जो थी पहले भी हुआ है 6th पे कमीशन में, और उस समय ये जो लेटर है ये है मर्ज ऑफ 50% ऑफ डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना, रिलीफ विद बेसिक पे पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स 1/4/2004 का लेटर है ये। तो उससे आपको पता होना चाहिए कि 6th पे कमीशन के अंदर बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है, आप लोग भी अगर सर्विस कर रहे होंगे या मैं भी सर्विस कर रहा था तो उस समय काफ़ी पेंशन और पे बढ़ी थी 6th पे कमीशन में, 7वें में तो नहीं बढ़ी। तो उसका कारण यही था कि उसमें जो 50% जो DR था, डियरनेस रिलीफ थी, वो उसके अंदर मर्ज कर दी गई थी। अब उसमें कैसे फ़ायदा हो रहा है, अभी भी ये मांग रखी हुई है देखो इन्होंने कि भाई जो है 50% जो है DA और DR को ये मर्ज कर दिया जाए, किसके अंदर, पेंशन में और बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में और बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। तो इसके मर्ज करने से अभी तो फायदा होता है, वो होता ही है, अभी तो होगा ही जब तक पे कमीशन आउट नहीं होगा। पे कमीशन आउट होने के बाद भी देखो किस प्रकार से फायदा हो रहा है। हम एक हवलदार की पेंशन को ले लेते हैं। एक हवलदार की 20 साल से लेकर 24 साल तक 24,763 रुपया पेंशन है। अब मिनिमम फैक्टर जो बताया है पूर्व वित्त सचिव ने कि मिनिमम फैक्टर जो 1.92 हो सकता है, तो मिनिमम से मिनिमम हम लगाते हैं, मैक्सिमम को छोड़ देते हैं, मिनिमम से मिनिमम भी लगाते हैं, तब भी ये कैसे बनता है। देखो, अगर मान लो इसी फैक्ट्री के अनुसार बिना 50% DA मर्ज किए हुए इसके ऊपर अगर 1/1/26 को बेसिक पेंशन बनाते हैं 1.92 फैक्टर से, तो वो बनती है 47,544 बेसिक पेंशन। इसके ऊपर जो DA वगैरह लगेगा वो बात की बात है, ठीक है ना। ये बन रही है 1.92 फैक्टर से एक हवलदार की 24,763, जो बिना किसी ग्रेड को अप किए, बिना नॉर्मल अभी के अनुसार चल रहा हूँ मैं। और अगर ये 50% DA जो है बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाता है, तो ये देखो 24,763 का 50% DA बनता है 12,381। अब हम 24,763 में 12,381 प्लस कर देते हैं तो ये बनता है 37,144। अब 37,144 पर हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो 1/1/26 को ये बनती है 37,144 इंटू 1.92 71,317। तो ये जो है काफ़ी इस पर फायदा हो रहा है। तो ये एक अच्छे पॉइंट रखा है NCJCM ने, इससे जो है सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को अच्छा फायदा पहुंचेगा और सभी कर्मचारियों को भी, केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर को, सभी को इसका फायदा पहुंचेगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है साथियों, ये जो है ये
ये तो सभी को नहीं होगा, 12 तो जो 12 साल के अंदर आए हैं उन्हीं को फायदा होगा, चलो ठीक है। लेकिन ये जो फायदा है सभी को मिलेगा। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो ये जो 5 साल वाला जो फायदा है ये भी सभी पेंशनर्स को मिलेगा, क्योंकि जो 65 साल में जैसे जैसे होते जाएंगे तो 5 साल जो है उसमें बढ़ती चली जाएगी, ठीक है नहीं। 5 साल की पेंशन जो है उसमें 5%, 65 साल के ऊपर 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%, 80 पे 20%, और इस प्रकार से ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी काफ़ी फायदा होगा। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल जो सही जो है, ये पूर्व सैनिकों को भी फायदा होगा, सभी का होगा। बाकी तो जो है होना ही है, जैसे फिटमेंट फैक्टर है वो तो कोई चर्चा हुई नहीं है उस पर। फिटमेंट फैक्टर तो क्या होगा वो तो उसके अनुसार रखेंगे जैसे भी बनेगा। उसके बाद जो है ये 1 ग्रेड अप करने के लिए चर्चा हुई है, तो उसमें भी फायदा हो जाएगा कि सिपाही को जो मिनिमम जो है 4 से ले लेंगे तो नायक 5 में चला जाएगा, हवलदार 6 में, नायक सूबेदार 7 में, सूबेदार साहब 8 में और सूबेदार मेजर 9 में चला जाएगा। तो इसमें भी फायदा हो जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने बताया कि भाई जो आपके पहले के मुद्दे हैं, जैसे MSCP का मुद्दा है, जैसे ग्रेड पे का एक्स ग्रुप का मुद्दा है, ये पहले ही सुलझा करके वहाँ पर दिए जाएं। तो इसमें भी अगर ये इसमें समाधान पहले हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। बाकी जो है उसके आगे जो है जो कि भाई अगर आप 2006 से बाद में सिपाही हैं, नायक है, हवलदार हैं, तो और अगर आपको, क्योंकि 2006 से लेकर के 2008 तक ये MSCP का मुद्दा ऐसे ही कन्फ्यूजन में था, तो बहुत से जो ऐसे हैं साथी जिनको पता नहीं था और वो पुरानी पेंशन अपनी लेते रहे हैं, जो उनको पेंशन मिली उस समय और वो उसी पेंशन को लेकर रहे, उनको पता नहीं था कि मुझे जो है MSCP नायक की मिल सकती है, हवलदार की मिल सकती है, नायब सूबेदार की मिल सकती है। तो देखो ये जो 3 हैं हमारे NCO जवान जिन्होंने डेटा करेक्शन ऑफ द, ये लिखा हुआ है डेटा करेक्शन ऑफ द इन PPO थ्रो सप्रेस। तो सप्रेस के अंदर इन्होंने जो अपना डाला और उसके अंदर जो है इनका हो गया रिकॉर्ड से। तो ये जो है ये है आर्मी नंबर, ये रैंक है और ये है नेम। तो ये जो है इन्होंने जो है हवलदार है, इनको जो है गनर थे और इनको हवलदार की जो है MSCP मिल गई है, तो इनको काफ़ी फायदा हो गया है। इसी प्रकार से जो है हवलदार राजीव लोहार हैं, इनको भी जो है नायब सूबेदार, ये हवलदार थे, इनको नायब सूबेदार की MSCP मिल गई है, तो पेंशन इनको लागू हो गई है। गनर विजय कुमार है, इनको भी जो है हवलदार की MSCP मिल गई। तो इस प्रकार से और भी अगर कोई साथी हैं, ये लिखा हुआ स्कैन कॉपी ऑफ द सीट रोल आर फॉरवर्डेड हेयरविथ टू द ऑडिट द सेम एंड फर्दर हैंड ओवर टू द सप्रेस सेल टू इनिशिएटिव करेक्शन क्लेम थ्रो द सप्रेस टू इशू कोरेंडम PPO। तो इस प्रकार से जो है ये जो है उनको सबको मिल गई है। तो इस प्रकार से अगर आप भी इस प्रकार से है आपका कोई तो साथी, तो वो जो है आप बता सकते हैं उनको, और उनका भी जो ये सोल्व हो सकता है, ये इस प्रकार का ये इनको सोल्व हो सकता है और ये इनको मिली हुई है। तो इस प्रकार से आप भी अपना, अगर कोई ऐसा सिपाही नायक हवलदार हैं जिनको नहीं मिली है, तो वो जो है इसको अपना कार्रवाई कर सकते हैं सप्रेस के द्वारा और उनको मिल सकती है। तो आगे चलते हैं साथियों। अब साथियों देखो ये है जो सुरक्षा बल हैं, ITBP है, जो पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने भी जो है उप महानिदेशक, विशेष महानिदेशक, मध्य अंचल ये जो है रामपुरा रेंज जो है उत्तराखंड सेक्टर में है इनमें, तो इन्होंने भी जो है अपने TOR जो सुझाव संबंधित हैं वो पे कमीशन को भेज दिए हैं। CPC के लिए 8 CPC के लिए दिए इन्होंने 28/1/2025 के संदर्भ में दिया इन्होंने अभी, और ये लेटर है कब का, 7/2 का, ये 7/2 को दिए हैं उन्होंने, ठीक है नहीं। तो अब बात है कि हमारे जो ऐसा कोई आया नहीं है देखने में सोशल मीडिया में या कहीं समाचार में या कहीं पर भी कि जो है हमारे पूर्व संगठन थे, उन्होंने भी बहुत से पूर्व संगठन है हमारे जो पूर्व सैनिकों के सुझाव जो है 8 CPC के पास रखने हैं। अगर वो अंदरूनी रख दिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रखे गए हैं तो हमारा भी उनसे अनुरोध है कि वो भी पूर्व सैनिकों के सुझाव बहुत सारे हैं, जैसे सभी रैंक्स को, ऑनर रैंक्स को पेंशन का मुद्दा है, सबसे पहला है, ये पहले भी रखा जा चुका है, तो
तो इसको रखना चाहिए। उसके बाद एक्स ग्रुप का मुद्दा है और 2006 से 2006 के बाद का मुद्दा है। ये सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि इनको रखा जाना चाहिए। तो पूर्व संगठनों से अनुरोध है कि वो भी हमारी मांगे वहाँ पर 8 CPC तक जो सुझाव जो है TOR के रूप में पहुँचाएँ। तो इनके क्या क्या सुझाव वो देख लेते हैं। देखो साथियों, तो ये है फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए। ये है अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए। अगला है अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा जो है, ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है ये अर्धसैनिक बलों के भी किया है इन्होंने, ठीक है नहीं। उन्होंने भी बोला भाई हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए। 12वीं के बाद स्नातक, हाँ जो एजुकेशन अलाउंस है ये वो बढ़ाया जाए। 12वीं के बाद स्नातक तक लागू किया जाए। संपूर्ण राशि आयकर से मुक्ति है, तो NCGS में रखा हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों को मिलने वाला राशन भत्ता को आयकर सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मियों को मिलने वाले जोखिम भत्ता को आयकर सीमा से बाहर किया जाना, ये NCGS में रखा हुआ है। तो ये मांगे तो NCGS में रखा हुआ था। और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि आयकर भुगतान कर रहे हैं उन्हें अन्य करों से मुक्त किया जाए, जैसे कि रोड टैक्स, वाहन टैक्स इत्यादि। और अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस में एक ग्रुप केंद्र में कम से कम 4 से 5 ड्यूटी बटालियन संबंध हैं जो कि अलग अलग राज्यों के जिलों में पदस्थ हैं, लेकिन एक ही ग्रुप केंद्र के होने के कारण कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता नहीं मिलता, मतलब ट्रांसफर अलाउंस जो है नहीं मिलता, तो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और जो है ये द्वितीय कमान अधिकारी रैंक के पे स्केल 12 से अपग्रेड करके 13 में करना चाहिए। तो ये पे स्केल वाला तो जो है अपना भी मुद्दा है, वो ये कि भाई 3 से 4 में, 4 से 5 में, लेकिन जो है ये हमारे पूर्व कर्मचारी संगठन है उनसे अनुरोध है कि वो भी अपनी मांगे रखें और बताएं कि भाई हमने ये मांगे रखी हैं। अधिकारी का आवास भत्ता अन्य रैंक के PVR के बराबर किया जाए। कार्मिक के डिपेंडेंट वृद्ध माता पिता की देखभाल हेतु एक मुफ्त स्पेशल लीव लाइक CCL की तरह प्रावधान किया जाए। तो ये है जो है सुरक्षा बलों के TOR सुझाव। अब अगला है साथियों, ये जो रखे हैं इंडियन रेलवे ने अलग से, टेक्निकल सुपरविजन ने एसोसिएशन ने अलग से रखे हुए हैं। एक तो रखा था वहाँ पर NCGSM ने, उसमें रेलवे और डिफेंस के दोनों कंबाइंड उन्होंने बताए थे, लेकिन इन्होंने अलग से रखे हुए हैं। तो इसमें भी कुछ मांगे हैं जो कि कॉमन हो सकती हैं, तो वो हम कॉमन मांगे हैं वो उनको देखते हैं। जैसे रिलीज ऑफ विड्रॉल एरियर 18 मंथ ऑफ DADR। तो जो DADR का 18 मंथ का जो है 18 महीने का जो DADR बचा हुआ है, ये कॉमन मांग है। अगर ये मान ली जाती है तो इससे पूर्व सैनिकों को भी सभी को फायदा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को सभी को फायदा होगा। ये रेलवे की तरफ से मांग है। मर्जर ऑफ 50% डियर अलाउंस 50% DWDR को इन्होंने रखा हुआ है और ये NCGSM ने भी रखा हुआ था, तो ये भी मान लिया जाएगा तो अपने को भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। इंटरम रिलीफ जो NCGSM ने रखा था इन्होंने रखा है, तो अगर ये मान लिया जाएगा तो इससे अपने को फायदा होगा और सबको फायदा होगा। कवरिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज OPS का मुद्दा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सभी के लिए, ये पूर्व सैनिकों के लिए और ये डिफेंस के लिए नहीं है, बल्कि जो सुरक्षा बल और बाकी के लिए है। अनोमलीज जो पिछले उसमें जैसे MSCP की अनोमलीज है, ये को भी बोलता है सुलझाना चाहिए। पे लेवल, रिगार्डिंग पे लेवल इंक्रीमेंट, जो पे लेवल का इंक्रीजमेंट है ये अनोमलीज है। जैसे हमारा सिपाही से 4 में चला जाए, 5 से 6 में, तो इस प्रकार से ये भी हो जाता है, तो अपने लिए भी फायदा है इसमें। और कोर्ट केसेज, जिस प्रकार से कोर्ट केसेज हैं MSCP वगैरह के, तो उनको भी सुलझाना चाहिए। तो ये इन में भी हमारे कुछ जो ऐसे हैं जो कॉमन है, अगर इनको भी मान लिया जाता है तो भी अच्छी बात है। अभी जो मेन जो है रह गया है आर्मी का रखा जाने वाला, वो है साथियों कि सभी ऑनर रैंक्स को पेंशन लागू करना और एक्स ग्रुप का, और 2006 से 2006 के बाद का मुद्दा पेंशन का, तो ये मुद्दे भी अगर सुलझा दिए जाते हैं तो और अच्छी बात है। अब दूसरा है कि ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट, ये जो है बिना उसके मिलेगा अभी, अगर बिना कोर्ट केस के भी ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट जो है ये बिना कोर्ट केस के भी अभी मिल जाएगा। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया था तो ये रेलवे का लेटर है ये उसे तो, लेकिन ये जो है अभी जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको भी ये जो है नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट जो है ये 31 दिसंबर और
1 जुलाई को जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो और हुए हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर तक और या 30 जून तक जो उन्होंने सर्विस की है और 1 जुलाई को या 1 जनवरी को रिटायर हुए हैं, उनके लिए ये बिना कोर्ट केस के मिलेगा अभी। तो साथियों, दूसरा है कि जम्मू में नियंत्रण रेखा के पास आईडी विस्फोट में बड़ी दुखद घटना है, जिसमें सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जम्मू में। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास में मंगलवार को एक आईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत 2 सैन्य कर्मी मारे गए, शहीद हो गए और एक अन्य घायल हो गया। सेना ने विस्फोट में लोगों की शहीद होने की पुष्टि की है और कहा है कि हमारे सैनिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहे तथा तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जवान गश्त पर थे, तभी दोपहर करीब 3:50 पर जम्मू के अखनूर के बटल इलाके में एक अग्रिम चौकी के पास शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां से कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। अन्य घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर है। व्हाइट नाइट कोर, जिसे 16वीं कोर के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। तो साथियों, आपके आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।